Hello everyone. So today we are going to start with the business law and management subject. So आज से हम लोग business law and management पूरा cover करेंगे with the study material provided by the ICSI. तो basically आप सभी को पता है कि business law subject जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पार्ट ए में उन्होंने business law जो 60 मार्क्स के लिए रखा है, जिसके अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर है. एंड जो पार्ट बी है दैट इज़ फॉर 40 मार्क्स, वो बिजनेस मैनेजमेंट को कवर करता है. सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और समझेंगे कि बिजनेस लॉ एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या क्या है सेक्शंस है, क्या क्या एक्ट्स प्रोविजंस है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही मैं सब कवर करने वाला हूँ. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टडी मटेरियल से. स्टडी मटेरियल ओपन करते हैं. तो ये जो आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल है, इसमें आप देखोगे ये इंट्रोडक्शन टू लॉ, ये फर्स्ट लेसन है. फर्स्ट लेसन में ये इंट्रोडक्शन दिया गया है. द नेचर एंड द मीनिंग ऑफ लॉ हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द वेरियस जूरिस्ट. सो हमें ये समझना है कि अगर हम लोग लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लॉ, ये लॉ क्यों बनाया गया है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट और कनेक्टेड विद द ईच अदर्स. सो अगर हम लोग ये लॉ पढ़ रहे हैं तो ये आपका कंपनी लॉ से क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड जो लॉ है दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग. जैसे कोई एक बिल्डिंग होता है, उसका बेस, जैसे एक जो बेस होता है वो बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, वैसे सोसाइटी में जितने भी लॉज है, जो लीगल सिस्टम है, उसमें जितने भी लीगल सिस्टम में जो लॉ बनाया गया है वो एक फाउंडेशन है, आपको ये समझना है. सो अगर सोसाइटी में कोई बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ होना बहुत ज़रूरी है. अगर लॉ नहीं होता है तो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी होगी. तो अगर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में ये लिखा है द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय वेरियस जूरिस्ट. जो लॉ है वो सब बहुत सारे जूरिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया है, अलग अलग सबके मीनिंग्स है. However, there is no unanimity of opinion regarding the true nature and meaning of law. तो जो लॉ का ट्रू मीनिंग है वो किसी में भी यूनामिनिटी नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, सबका अलग अलग मीनिंग है. द रीजन ऑफ लैक ऑफ यूनामिनिटी इज दैट द सब्जेक्ट हैज बीन व्यूड एंड डेल्ट बाय विथ डिफरेंट जूरीज एंड डिफरेंट टाइम. जो लॉज है वो टाइम टू टाइम नए एक्ट्स आते हैं. जैसे अगर अभी करंट सिनेरियो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे न्यू प्रोविजंस लाए हैं. अर्लियर देयर वाज आईपीसी, इंडियन पेनल कोड एक्ट के अंदर वो क्रिमिनलाइज था साइबर क्राइम, बट अभी वो सेपरेटली साइबर एक्ट के अंदर वो पेनलाइज किया जाता है. देन इफ वी कंटिन्यू, आगे लिखा है therefore it is not practicable to give a precise and definite meaning to law which may hold good for all time to come. However, it is desirable to refer to some of the definition given by the different jurists so as to clarify and simply understand the term of law. अगर हम लोग देखें, law is not just about the rule, it is not just about the rule which you have to follow, it is about कि why the those rules are existing, how they are affecting the people, so how they help to maintain the society fairness. ये जो लॉ बनाया गया है वो क्यों एग्जिस्ट होता है सोसाइटी में, उसका पर्पस क्या है, वो बनाने का रीज़न क्या है, और जब लॉ का कंप्लायंस होता है तो वो फेयरनेस कैसे मेंटेन किया जा रहा है सोसाइटी में. The various definition is propounded by the legal theories serves to emphasize the different facets of law, build up a complete and rounded picture of the concept of law. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है लॉ इज नॉट ए स्टैटिक, एक कोई फिक्स नहीं है.
लॉ बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो जैसे जैसे क्राइम्स होते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड होता है, सेम वे लॉ का भी वैसा ही रूल्स है. इस सर्कमस्टेंसेस कंडीशन इन सोसाइटी चेंजेस, लॉज आर ऑल्सो चेंज टू फिट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. जैसा सोसाइटीज का रिक्वायरमेंट होगा वैसे लॉ बनेगा. अगर आप 2012 के पहले देखोगे, पोस्को एक्ट नहीं था, जो चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंस थे उसके लिए कोई भी लॉ नहीं था, उसको सेम अडल्ट जैसे ही ट्रीट किया जाता था. सेम उसके लिए जो प्रोविजंस थे, उसके लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया, स्पेशल प्रोविजन लाया गया. जो चाइल्ड रिलेटेड अभी ऑफेंस होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उसको बहुत ही अलग वे में ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन लाया. एट आगे देखेंगे, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द प्रिवेलिंग लॉ ऑफ सोसाइटी मस्ट बी इन कंफर्मिटी विद द जनरल स्टेटमेंट, कस्टम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ इट्स पीपल. थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव अनफोल्डेड वास्ट प्रोस्पेक्ट एंड हैव aroused new and big ambition in man. Materialism and individualism are prevailing at all spheres of life. This development and change have tended to transform the law patently and latently. Therefore, the law have undergone a vast transformation, conceptual and structural. The wide abstract of justice has been replaced by the social justice. अगर हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के देखेंगे, जो लॉज है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है, जो साइबर एक्ट है वो पहले नहीं था, अभी वो साइबर क्राइम इतने बढ़ गए हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी उस अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव बॉडी को उसमें डेवलपमेंट लाना पड़ा, उसमें चेंजेस लाना पड़ा, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा. इसके लिए जो लॉज है वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गया है. अभी भी आपने देखा होगा, जो पहले आईपीसी था अभी वो बीएनएस में कन्वर्ट हो गया. Hereinafter we shall refer to some representative definition and discuss them for the purpose of clarity and better understanding of the nature meaning of the law, which may classify as the various definition into the five broad classes like natural, positivity, historical, sociological and realistic. सो नेचुरल स्कूल्स लॉ के बारे में क्या बोलता है? अंडर द नेचुरल स्कूल्स फॉल मोस्ट ऑफ द एंशियंट डेफिनेशन. जो रोमन और एंशियंट जूरिस्ट ने जो डेफिनेशन दिया था, उनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है? लॉ इज द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज द इक्विटेबल एंड गुड. ये एक आर्ट है और साइंस है जो कि एक समानता, जो एक जस्टिस, फेयरनेस मेंटेन करता है सोसाइटी में. सब जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, ये आप पढ़ सकते हो. आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट होगा, कोई भी एक इम्पोर्टेंट, जैसे रोमन ने जो डेफिनेशन दिया है, ये आप इसको याद रख सकते हो, बिकॉज मे बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको कोई एक डेफिनेशन पता होना चाहिए. देन फिर पॉजिटिविटी डेफिनेशन ऑफ लॉ में ऑस्टिन ने बताया है कि लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल सेट बाय ए मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर. जो सुपीरियर है, लाइक जो लेजिस्लेटिव, आपको पता है कि जो हमारा सोसाइटी का फाउंडेशन है, वो उसमें जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो बहुत ही सुपीरियर है. तो उन्होंने ये जो रूल्स फ्रेम किए हैं, वो लॉ जो है उसका एग्रीगेट ऑफ रूल्स, जो भी अलग अलग लॉज है उसका बनाया हुआ है बाय लेजिस्लेटिव बॉडी और सवरेन बॉडी जो इंडिपेंडेंट है, to man as a political subject. In other words, the law is the command of the sovereign. Means जो डायरेक्शन दिया गया है, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जिसने डायरेक्शन दिया है सोसाइटी को कि ये सारे लॉज, जैसे कंपनीज एक्ट है 2013, तो ये लॉज कंपनीज को एप्लीकेबल है. ये किसने बोला है? ये लेजिस्लेटिव बॉडी ने बोला है, जिन्होंने लॉ फ्रेम किया है. अब ये लॉस सारे कंपनीज को एप्लीकेबल होंगे एज पर देयर नॉर्म्स, एज पर देयर लिमिट्स, एज पर देयर टर्नओवर, एज पर देयर प्रॉफिट. सो इट इज ऑब्लाइज ए सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट और इम्पोज ए ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय सैंक्शन. अगर वो फॉलो करते हैं तो दे विल बी अंडर द दैट कैटेगरी, जहाँ पे उनको ऐसा कंसिडर किया जाएगा दे आर कंप्लाइंग विद दैट लॉ. वेयरएज अगर वो ब्रिच करते हैं देन देयर आर द सम प्रोविजन विच टॉक अबाउट द पेनल्टी, फिर वो पेनल्टी उनको एप्लीकेबल हो जाएगा. ये डेफिनेशन का, ऑस्टिन का डेफिनेशन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है.
एंड देन आगे लिखा है दस द कमांड ड्यूटी एंड सैंक्शन आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ द लॉ। कमांड्स कौन देता है? कमांड सुपीरियर अथॉरिटी देता है। ड्यूटीज which are the duties of society to abide by the law, and sanction जो legislative body ने impose किया है। these are the three important element। ये आपको बहुत important है, याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। that command, duty and sanction, these are the three important element of the law। फिर कैल्सन का भी डेफिनेशन है, ये आप रीड कर सकते हो। फिर हिस्टोरिकल डेफिनेशन में देखेंगे, theory of law can be summarized as follow: that law is a matter of unconscious and organic growth, therefore the law is found and not made। law is not universal in nature like a language, it varies with the people and age। जैसे अलग कंट्री में, हर कंट्री में अलग अलग लॉज होते हैं। जैसे हमारे इंडियाज में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। सेम वे यूएसए में डिफरेंट लॉज है, डिफरेंट नेम्स है। तो ऐसे ही सारे कंट्रीज में जैसे लैंग्वेज अलग अलग है, वैसे लॉज भी अलग अलग है, एक्ट्स के नेम अलग अलग है। उनके कंट्री के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सिचुएशन को कंसिडर करते हुए जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो लॉ फ्रेम करती है। देन आगे लिखा है कस्टम नॉट ओनली प्रेसिड लेजिस्लेशन बट इट इज अ सुपीरियर टू इट। लॉ शुड ऑलवेज कन्फर्म टू द पॉपुलर कॉन्सियसनेस। Law has its source in the common consciousness of the people। Legislation is the last stage of the law making, and therefore the lawyer or the jurist is more important than the legislator। इसमें लिखा है legislator is the last stage of law making body। तो पार्लियामेंट में जो बॉडी है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉयर्स